देश में जो हमारा सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक ये तमाम तरह का जो ताना बाना है, ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। हमारा जो आपस में रिश्ते हैं गांव देश में, वो भी धीरे धीरे, भाई जब आदमी अशिक्षित होगा, गरीब होगा, विपन्न होगा, तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इससे हम एक बेहतर देश और राष्ट्र बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। और जब ये गरीबी की बात कहा जाता है तो कहते हैं अरे भाई आप तो देश को ही गरीब बता रहे हैं। भाई देश जब गरीब है तो गरीब उसको बताया जाना चाहिए। देश अशिक्षित है तो उसको अशिक्षित वो बताया इसलिए जाता है कि उसका समाधान ढूंढा जाए। वो इसलिए नहीं बताया जाता है कि भाई ये अशिक्षित देश है या गरीब देश है। यहाँ के गरीबी की, अशिक्षा की जब बात होती है तो उसका देश और राष्ट्र से कोई संबंध नहीं, बल्कि देश और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए ही उसकी वार्ता होती है। लेकिन कुछ लोग आप देखते होंगे टीवी पर, मीडिया पर, अगर कोई गरीबी की बात करता है, अरे साहब आप पाकिस्तान चले जाइए, बड़ा गरीब देश आपको लग रहा है। तो भाई क्यों पाकिस्तान चले जाएं? हम इसी देश में रहकर इस देश को ठीक करना चाहिए। अरे साहब इस देश में पढ़ाई नहीं हो रही, अरे साहब आप बांग्लादेश चले जाइए। बांग्लादेश चले जाएंगे पढ़ने के लिए। भाई अगर देश की शिक्षा खराब है तो इसी जगह पर यही हमें ठीक करनी पड़ेगी ना। अगर देश में बेरोजगारी, अरे साहब पाकिस्तान चले जाइए, आपको देश अच्छा नहीं लग रहा। भाई बेरोजगारी दूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान चला जाना इसका समाधान है। तो हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी उद्योग, ये सब बेहतर होने चाहिए, जिससे कि आज हम लोग शिक्षित होते, स्वस्थ होते। अब आप कहा जाता है ना कि बहुत कुछ चीज़ें किताबों में नहीं पढ़ी जाती। लोग कहते हैं जिंदगी के अनुभव से आप जितना पढ़ रहे हैं, खुली आंखों से अगर देखते हुए पढ़ लीजिए तो बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। आप गांव की एजुकेशन को देख लीजिए, आपके अगल बगल सरकारी जूनियर स्कूल भी होगा, प्राइमरी स्कूल भी होगा, हो सकता है कभी कहीं कहीं इंटरमीडिएट भी हो, कहीं कहीं एडेड विद्यालय भी हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज। पूरे क्षेत्र में 2-4% तो मैं नहीं कह सकता कि ठीक ठाक चल रहे होंगे, बाकी की यही दुर्दशा। जब ये दुर्दशा है तो हम कितने लोग पढ़ पाएंगे? आज पूरे यमुना पार में इतनी बड़ी कुशवाहा लोगों की बिरादरी है, पिछड़े वर्ग की बिरादरी है, कितने अधिकारी उसमें से निकल पाए, कितने इंजीनियर निकल पाए, कितने डॉक्टर निकल पाए? जब पढ़ाई ही नहीं होगी, अगर इस देश में अच्छी पढ़ाई होती, ITI, पॉलिटेक्निक, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी होती, सस्ती शिक्षा व्यवस्था होती। भाई हम लोग तो जब पढ़े थे तो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था थी, टाट पट्टी पर पढ़ ली। पूरी पढ़ाई में मेरे ख्याल से 6,000 रुपये खर्च हुए होंगे। हालांकि उस समय 6,000 का भी बहुत मूल्य था, लेकिन आज तो 6,000 महीने का खर्चा हो रहा है कक्षा 1 से। 2,000 फीस दे रहे हैं, 1-1,500 आने जाने का दे रहे हैं, और बाकी इधर उधर के खर्चे। चलो 6,000 नहीं खर्च का हो रहा है तो छोटे बच्चों का कम से कम 2-2.5-3,000 तो खर्च हो ही रहा है, जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो जो काम सरकार को करना चाहिए था 70 सालों में, सरकारें उसको फेल कर गई। और चूंकि हम लोग सदियों से, ज़्यादातर लोग भाई खेती किसानी में लगे हुए हैं। जैसे हम भाई कहीं जाते हैं, बात करने के पहले ज़रूर पूछते हैं कि नाम और क्या कर रहे हैं। अरे साहब क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो अब उनको लगता है ना कि खेती करना जैसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उनको भी लगता है कहीं कहीं, और ये खेती तब होती जब इनके पास 10 एकड़ होता, तब लगता कि हाँ भाई खेती कर रहे हैं। हाँ, उसमें ट्रैक्टर का साधन होता, सिंचाई, सारी चीज़ें व्यवस्था होती, मशीनीकरण उसमें होता। तो वो घर उसे कहते अरे साहब खेती कर रहे हैं। हाँ, 10 बीघे धान बोए हैं, 10 बीघे गेहूँ बोए हैं, 10 बीघे गोभी लगाए, टमाटर लगाए, जो भी कहते हैं। लेकिन चूंकि अब वो लाभ का काम नहीं रहा, इसलिए आदमी सिर्फ कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प और नहीं है। आज अमेरिका में आपको पता है 4% लोग मात्र खेती में लगे। कितने लगे हैं? 4%। और हमारे देश में कितने % लोग खेती में लगे हैं? 70%। कितने लगे हैं? यानी वहाँ की 4% आबादी खेती कर रही है और हमारे यहाँ की 70% आबादी खेती कर रही है।
हाँ, वहाँ का बाकी 96% व्यक्ति बिजनेस व्यवसाय में लगा हुआ। और क्यों लगा हुआ? आखिर वो भी तो इंसान है। ऐसा तो कहे नहीं कि कोई अमेरिका में कोई विशेष बात है। हाँ, ये की है कि जमीनें उपलब्ध हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस देश ने अपनी शिक्षा को बहुत ही प्राथमिकता दी। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनके नातेदार रिश्तेदार हो सकता है कुछ लोगों के, अब तो काफ़ी बच्चे आईआईटी और इंजीनियरिंग करके विदेशों में हैं, तमाम नातेदार रिश्तेदार के होंगे, आप लोगों परिचितों के होंगे। कभी उनसे बात करिए कि अमेरिका के शिक्षा पद्धति के बारे में, कभी नेट से पढ़ लीजिए, चाइना के शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ लीजिए, जापान के शिक्षा पद्धति, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा कम खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर साल 50,000 करोड़ रुपए माध्यमिक तक की शिक्षा पर खर्च होता है। कितना खर्च होता है जानना चाहिए आप लोगों को। कितना खर्च होता है? 50,000 करोड़। लेकिन उस 50,000 करोड़ का, आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आगे जगह खाली है। हाँ, परिचय भी हो जाए आप लोगों से। क्या ये कहने के लिए पूंजीवादी देश है, यानी पूंजीवादी देश का जब नाम आप सुनते हैं तो ये लगता होगा कि वहाँ शिक्षा सारी प्राइवेट होगी, पूंजीपतियों के हाथ में होगी। लेकिन पूरे अमेरिका की, पूरे चाइना की, पूरे जापान की जो बड़े बड़े पूंजीवादी देश हैं, उनकी शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पूर्ण रूप से सरकारी है, पूर्ण रूप से। यानी वहाँ प्राइवेट स्कूल बिरले ही हैं, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ये काम सरकार का है। अगर सरकार अपने नागरिकों को प्राथमिक एजुकेशन नहीं दे सकती तो फिर सरकार समझ लीजिए कि अपने बहुत बड़े दायित्व से वंचित हो रही है। वो पुराना जमाना चला गया जब हमारे तमाम पीढ़ियां बिना किताब का मुंह देखे ही, भाई अंग्रेज ना आए होते तो उसके पहले राजपूत काल से मान लीजिए 800 ईस्वी से लेकर के, और अंग्रेज आए 1800 ईस्वी, तो 800 से 18 यानी 1000 ईस्वी तक हमारे बाप दादों ने कई पीढ़ियों तक किताब का मुंह नहीं देखा ना। तो वो जमाने और थे, और उसमें वैसे ही कई पीढ़ियों के लोग, वैसे ही मकान, वैसे ही जीवन शैली, आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेल कूद रहा है, टहल रहा है इधर उधर, फिर खेती बाड़ी के बेसिक्स उसको सीख गए, आलू गोभी टमाटर करना है, और या जो भी जिसका है, धान गेहूँ, और उसी में से किसी तरह वो जीवन यापन किया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे परंपराएं पीढ़ियां चलती रही। लेकिन अब जो दुनिया है, उस दुनिया में ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर स्वतंत्रता के बाद से, आज 70 साल हो गए, स्वतंत्रता के बाद से अगर सारी हमारी व्यवस्था सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं पर लगा होता, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया होता, तो आज कदाचित ये जो 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, ये कुछ कम होता, 70 के बजाय 40 होता, 45 होता, 50 होता। लेकिन निश्चित रूप से खेती पर भार कम होता। जब खेती पर भार कम होता तो हमारे जोत भी बड़े होते। आज हो सकता है आपके इलाके में कुछ बेहतर स्थिति हो, हमारे तो मांडा गांव में अब बिस्सों में जमीन है, किसी के पास 6 बिस्से, किसी के पास 10 बिस्से, किसी के पास 15 बिस्से। 1 बीघे वाले हिस्सेदार तो बहुत ही कम है। अब क्या हो सकता है 2 बीघे 4 बीघे से शुरुआत होती हो, 10 बीघे तक जाता हो, क्योंकि थोड़ा सा वैसा खुला एरिया है। लेकिन इससे भी आपकी जो जीवन यापन का स्तर है आम ग्रामीणों का, वो नहीं हो पा रहा है। और हालत ये है कि कई विश्वविद्यालयों का अध्ययन हुआ, आप लोग सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहे होंगे कि इस देश के 90% किसानों की आमदनी 20 से 25 हजार रुपये सालाना है मात्र। तो 20 से 25 हजार रुपये सालाना में कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा? कैसे अपने घर में कभी बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, भैंस बीमार है, गाय बीमार है, पिताजी बीमार है, माताजी बीमार है, खुद बीमार है,
दवा भी करानी है, शादी विवाह भी करना है, नाते रिश्ते भी देखना है, घर द्वार भी बनाना है और उसमें बच्चों को पढ़ाना है। ये संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकारें कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य दो को निःशुल्क इंटर तक उपलब्ध करा देती, इसके बाद फिर ITI है, पॉलिटेक्निक है, उनके हुनर का विकास करती, बैंकों से कायदे से हमें लोन मिलता, उधार पैसा मिलता और हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर प्रबंधन की क्षमता विकसित होती, तो आज इस देश में शिक्षा के साथ ही साथ खुशहाली आती। जब तक ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पूंजी और प्रबंधन इससे हमारे नौजवान को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो उद्योग में भी नहीं आएंगे। तो शिक्षा तो आधार है, उसके साथ कई फाउंडेशन, कई चीजें और देना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सरकारें हमें नहीं दे पा रही हैं। और इसी ढंग से आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, इसी ढंग से किसानों की सेवाएं, समस्याएं आज